हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज सुबह हमने मुगल राजपूत संबंध की एक क्लास की थी। अभी उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि मुगलों के राजपूतों के साथ में संबंध किन तीन नीतियों के आधार पर निर्धारित किए गए। तीन नीतियाँ कौन कौन सी थी? वैवाहिक संबंधों की नीति, उसके बाद में हमने देखा उच्च प्रशासनिक पदों की नीति, और उसके बाद में था युद्ध की नीति। तो हमने उसमें बाबर से शुरू किया था और बाबर के साथ में मेवाड़ के महाराणा सांगा के क्या संबंध रहे उसे हमने समझने का प्रयास किया था। वहाँ हमने बाबर के बारे में कुछ जानकारियाँ ली थी बेसिक्स। उसके बाद में राणा सांगा की बेसिक जानकारियों के बाद हमने बयाना और खानवा युद्ध की कुछ चर्चा की थी और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना था। खानवा युद्ध से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो फर्स्ट वीडियो में हम नहीं कर पाए थे उसको भी आगे करेंगे। उसके बाद में मैं हुमायूं पर आऊँगा और उसके बाद उस क्लास को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं खानवा युद्ध। खानवा का जो युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। इस युद्ध के अंदर हमने देख लिया था कि किस प्रकार से राणा सांगा ने पाती पर्वन लिखा और उसके पाती पर्वन लिखने के कारण राजपुताने के कई रियासतों के शासक और कई अन्य सरदार और राव, जैसा कि कर्नल जेम्स टॉड बताते हैं कि राणा सांगा के झंडे के तले 7 उच्च कोटि के राजा, 9 राव और 104 सरदार लड़ने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो उसी क्रम में हमने देखा था कि बहुत से शासक जो खानवा युद्ध के लिए राणा सांगा की मदद हेतु पहुंचे, उसमें हमने देखा था कि ईडर से भारमल, और सबसे पहले अगर कोई नाम चल करके आता है युद्ध में मदद करने के लिए जो पहुंचा व्यक्ति, वो थे मालवा प्रांत के मालवा, जिसको हम चंदेरी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चंदेरी से आए थे मेदिनी राय। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खानवा युद्ध के पश्चात जो बाबर है उसका अगला युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध ही होता है, जिसको हम चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1528 में वो युद्ध लड़ा गया। तो मेदिनी राय अफगानों की ओर से जो सम्मिलित हुए थे, अफगान थे यहाँ पर महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। उसके अलावा मेवात से एकमात्र मुस्लिम जिनका नाम है हसन खां मेवाती। इसके अलावा मारवाड़ रियासत से राव गांगा के कहने पर, यानी राव गांगा ने भेजा था युद्ध में लड़ने के लिए अपने पुत्र मालदेव को। 4000 सिपाहियों के साथ वो इस युद्ध मैदान में पहुंचे थे। उसके बाद बात करें अगर हम सिरोही की, तो सिरोही से यहाँ पहुंचे थे अखेराज देवड़ा। डूंगरपुर की बात करें, तो डूंगरपुर से पहुंचे थे उदय सिंह। भरतपुर में एक रियासत जिसका नाम है गजनेर से पहुंचे थे अशोक परमार। और मैं पहले की क्लास में क्लियर कर चुका हूं कि ये वही अशोक परमार है जिसे महाराणा सांगा ने बिजोलिया की रियासत प्रदान की थी। उसके और भी बहुत से ऐसे शासक रहे जो इसमें खानवा युद्ध के दौरान महाराणा सांगा की मदद हेतु पहुंचे थे। एक नाम और आता है सादड़ी से पहुंचे थे झाला अज्जा। और जैसा मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूं, झाला अज्जा ने ही राज चिन्ह और छत्र धारण किए थे राणा सांगा के, और राणा सांगा समझ करके उन्हीं का वध कर दिया गया। वीर गति को ये प्राप्त हुए और उसी समय राजपूत सामंतों और सरदारों को समय मिल गया कि घायल अवस्था में पड़े महाराणा सांगा को वे सुरक्षित स्थान पर ले जाए, और वो स्थान था बसवा में ले जाकर के उनको बसवा में सुरक्षित पहुंचाया जाता है। और वहां महाराणा सांगा का प्रसिद्ध स्मारक बना हुआ है। देखिएगा, स्मारक अलग चीज है। और मैंने सुबह की क्लास में बताया था कि उनकी जो छतरी है जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया वो मांडलगढ़ के अंदर है, लेकिन उनका प्रसिद्ध जो स्मारक है वो बसवा भरतपुर के अंदर है। वहां से फिर वो इरिज के मैदान पहुंचते हैं और जब पुनः होश में आते हैं तो लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं। तब उन्हीं के सामंत
इस सोच को लेकर के कि अगर पुनः इस अवस्था में युद्ध लड़ा गया तो मेवाड़ राजवंश पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्हीं के सामंत उन्हें विष दे देते हैं और विष के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके शरीर को लेकर के और मांडलगढ़ पहुंचते हैं और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और जो खानवा युद्ध के बाद की स्थिति है, खानवा युद्ध के बाद में बाबर द्वारा गाजी की उपाधि धारण की जाती है, गाजी की उपाधि। और गाजी की उपाधि धारण करने के लिए वो राजपूत सरदारों के सिरों को काटकर, यानी जो शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, उन राजपूत सरदारों के सिरों की एक बहुत बड़ी मीनार बनाता है और वहां गाजी की उपाधि धारण करता है। अब दो नाम जो ऐसे चल करके आते हैं, जो युद्ध में, खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहासकार ये मानते हैं कि उन्हीं के विश्वासघात के कारण महाराणा सांगा की खानवा युद्ध में हार हुई। देखिएगा वो दो नाम निकल करके आते हैं, एक तो है नागौर से खानजादा और दूसरा है रायसीन से सलहंदी तवर। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के विश्वासघात के कारण ही खानवा युद्ध में राणा सांगा की हार हुई, पराजय हुई। तो देखिएगा गाजी की उपाधि धारण कर ली है। और बाबरनामा के संदर्भ में अगर जाते हैं तो बाबरनामा में इस युद्ध के निर्णय के बारे में क्या कहा गया है, तो बाबरनामा में जब ये ज्ञात हुआ कि झाला अज्जा ने महाराणा सांगा के राज चिन्ह और छत्रों को धारण किया था और जब वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो बाबर पहुंचता है और उनकी लाश को जब देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो महाराणा सांगा है ही नहीं, यानी इस युद्ध में महाराणा सांगा इस युद्ध मैदान में वर्तमान में उपस्थित नहीं है। और इस अवस्था में बाबरनामा में उसने लिखा है कि खानवा का जो युद्ध है वो अनिर्णायक रहा है, अनिर्णायक। और इस युद्ध के पश्चात महाराणा सांगा की मृत्यु का समाचार बाबर तक भी पहुंचता है और बाबर कहीं न कहीं महाराणा सांगा की वीरता से परिचित था और महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उसका हृदय में कुछ ऐसा भाव प्रकट होता है कि वो महाराणा सांगा की जो पत्नी है कर्णावती, उसे अपनी धर्म की पुत्री स्वीकार करता है, यानी वो अपनी हिंदू पुत्री के रूप में उसको मान्यता प्रदान करता है कि मेरी हिंदू पुत्री कर्णावती मानी जाएगी। ये रही अपनी खानवा युद्ध के बाद की कुछ ऐसी बातें जो लास्ट क्लास में हम लोग नहीं कर पाए थे या लास्ट क्लास के अंदर नहीं हो पाई थी। तो ये चीज देख लीजिए आप, 17 मार्च 1527 ये डेट खानवा युद्ध की। उसके बाद में गाजी की उपाधि यहीं पर धारण की है और एक उपाधि जो मैंने बताया था आपको, बादशाह की उपाधि जो धारण करता है वो 1507 के अंदर काबुल के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है 1505 में और 1507 में बाबर जो है बादशाह की उपाधि धारण करता है। इसके पूर्व के जितने भी शासक हुए थे, पूर्वगामी इसके शासक, वो सभी मिर्जा की उपाधि को धारण करते थे। उसके बाद में दूसरी चीज, गाजी की उपाधि धारण करने के लिए जैसे कि आपको बताया कि राजपूत सरदारों के सरों की मीनार बना करके उसने गाजी की उपाधि को धारण किया था। अब गाजी शब्द का तात्पर्य क्या होता है, यानी धर्म विरोधियों का नाश, यानी कि इस मुस्लिम धर्म के अंदर कहा जाता है गैर मुस्लिमों को काफिर, और तो काफिरों को मारने वाला या काफिरों का विनाश करने वाला गाजी कहलाता है। तो ये हमारी रही खानवा। उसके बाद में अब आगे नेक्स्ट हम देखेंगे बाबर वर्सेस राणा सांगा हम देख चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि हम एक एक मुगल बादशाह के साथ में राजपूतों के संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो बाबर के साथ और किसी राजपूत या राजवंश या किसी अन्य राजपूत शासक का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, उनका संबंध केवल महाराणा सांगा के साथ ही रहा। और वहां हमने दो युद्धों की चर्चा की, बयाना का युद्ध जो कि लड़ा गया 16 फरवरी 1527 और जस्ट उसके एक महीने के बाद में लड़ा गया 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। ठीक है साहब, अब हम देखेंगे हुमायूं वर्सेस राजपूत, हुमायूं वर्सेस राजपूत। तो यहां वही बात रिपीट हो रही है, हुमायूं के अन्य किसी राजपूत राजवंश या किसी रियासत के साथ में संबंध नहीं रहे हैं, इनका संबंध भी मेवाड़ रियासत से रहा है। तो देखिए बात करेंगे मेवाड़ की। अब अगर यहां मुगल बादशाह हुमायूं है तो उनके तत्कालीन मेवाड़ के कौन से शासक उनके समय में रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि महाराणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी और महाराणा सांगा के पश्चात जो गद्दी पर बैठते हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम है रतन सिंह। लेकिन ये रतन सिंह लंबे समय तक गद्दी पर नहीं बने रहते
क्योंकि ये रतन सिंह एक उत्सव मना रहे होते हैं, अहेरिया उत्सव। अहेरिया उत्सव और उस अहेरिया उत्सव के दौरान अहेरिया उत्सव में तलवारबाजी का कुछ ऐसा खेल हुआ करता था, तो उसमें बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ में अहेरिया उत्सव के दौरान, ये सूरजमल जो है बूंदी के हैं और इनके साथ अहेरिया उत्सव में लड़ते हुए ये मारे जाते हैं, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। अहेरिया उत्सव में रतन सिंह और सूरजमल दोनों ही की मृत्यु हो जाती है। अब मेवाड़ की गद्दी पर नेक्स्ट जो शासक या महाराणा बैठते हैं वे है महाराणा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य अवयस्क हैं, अभी इनकी आयु कम है। तो देखिएगा हुमायूं के साथ में मेवाड़ के संबंध किस प्रकार रहे, और मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहूंगा कि अगर मुगलों का सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसी रियासत ने किया है, किसी राजवंश ने किया है, तो वो मेवाड़ रियासत है। लेकिन अगर हुमायूं जरा सी दूरदर्शिता रखते तो शायद मेवाड़ और मुगलों के संबंध बहुत अच्छे हो सकते थे। कैसे, मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिएगा हुमायूं जब गद्दी पर बैठे बाबर के पश्चात, तो यहाँ गद्दी पर विक्रमादित्य हैं और महाराणा सांगा की जो पत्नी है जिनका नाम है कर्मावती, ये कर्मावती के संरक्षण में विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य जो है चित्तौड़ की या मेवाड़ की गद्दी पर आसीन है। 1533 के समय गुजरात का एक महत्वाकांक्षी शासक है, गुजरात का एक महत्वाकांक्षी शासक जिसका नाम है बहादुर शाह। और बहादुर शाह ये अवसर पाकर कि महाराणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है और अभी मेवाड़ की गद्दी पर अल्पवयस्क विक्रमादित्य है और संरक्षिका के रूप में कर्मावती है, तो मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाता है और अपनी योजना को क्रियान्वित करते हुए वो मेवाड़ पहुंच जाता है, यानी चित्तौड़ पहुंच जाता है 1534 के अंदर। उस समय अल्पायु अवयस्क विक्रमादित्य रणथंबोर में होते हैं। आक्रमण की सूचना मिलकर के वे रणथंबोर से चित्तौड़ पहुंचते हैं, लेकिन कर्मावती इस स्थिति को भांप जाती है कि वे बहादुर शाह का सामना नहीं कर सकते, तो रणथंबोर जो है वो बहादुर शाह को प्रदान कर दिया जाता है। संधि स्वरूप वो रणथंबोर जो है वो सौंप देते हैं बहादुर शाह को, यानी कि तब वो बहादुर शाह पुनः लौट जाता है। लेकिन उसकी नीयत में फिर ये खोट आ जाती है और पुनः एक वर्ष पश्चात यानी कि 1534 में वो पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए पहुंचता है। अब रणथंबोर दिया जा चुका है। अब जैसे ही ये समाचार मिलते हैं, विक्रमादित्य जो है वो चित्तौड़ छोड़कर बूंदी भाग जाते हैं या कर्मावती द्वारा उन्हें भेज दिया जाता है, ये एक संशय का विषय है। लेकिन मैं भाग जाते हैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि मेवाड़ रियासत जिसमें महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर और पराक्रमी योद्धा रहे हैं, ये बड़े ही शूरवीर इस राजवंश में पैदा हुए हैं, तो ये कर्नल जेम्स टोड के शब्द है कि उस राजवंश में विक्रमादित्य एक नपुंसक की भांति प्रतीत होता है। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिएगा साहब, बहादुर शाह पुनः आक्रमण करता है 1534 के अंदर, और 1534 में आक्रमण की न्यूज मिलते ही जो आपके विक्रमादित्य है बूंदी की ओर रवाना हो जाते हैं, और कर्मावती इस आक्रमण से अपनी सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजती है। जो हम लोग जानते हैं हुमायूं को राखी भेजी है, कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजती है। अब हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, या कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बहादुर शाह जो है वो हुमायूं से पत्र व्यवहार करके इस प्रकार का एक संदेश भिजवाते हैं कि ये लोग गैर मुस्लिम हैं और मैं मुस्लिम हूं, यानी कहीं ना कहीं आपको मेरा साथ देना चाहिए, मैं इस्लाम के विकास के लिए ये इस तरह के आक्रमण कर रहा हूं। यानी हो सकता है कि हुमायूं उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाता है। 1534 के अंदर बहादुर शाह का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है, और उस आक्रमण के समय पीपलिया जो कि प्रतापगढ़ रियासत में पड़ता है, प्रतापगढ़ के बाघ सिंह जो कि मेवाड़ के सामंत हैं, वो इस आक्रमण के दौरान नेतृत्व करते हैं, और बाघ सिंह जो है इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, यानी कि उनके द्वारा केसरिया किया जाता है। और
जो महाराणा सांगा की विधवा पत्नी है कर्मावती, उनके द्वारा जौहर व्रत का पालन किया जाता है, जौहर व्रत। तो ये जो जौहर है या जो शाखा है वो चित्तौड़ के इतिहास का दूसरा शाखा है, क्योंकि पहला शाखा हम लोग जानते हैं रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। ये चित्तौड़ में होने वाला दूसरा शाखा है जिसमें बाघ सिंह के द्वारा केसरिया किया जाता है और जिनकी छतरी चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार पांडल पोल पर बनी हुई है, और कर्मावती जो कि महाराणा सांगा की विधवा पत्नी है उनके द्वारा जौहर किया जाता है। और इस प्रकार कुछ अल्प समय तक चित्तौड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, लेकिन उसे सूचना मिलती है कि हुमायूं एक बहुत बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच रहा है, और इस सूचना को पाकर के बहादुर शाह पुनः गुजरात की ओर रवाना हो जाता है। तो यहां हम कुछ बातों को समझेंगे कि जैसे ही बहादुर शाह वहां से रवाना हुआ, विक्रमादित्य पुनः चित्तौड़ पहुंच जाता है, लेकिन यहां विक्रमादित्य ने अपनी अयोग्यता, अपनी निर्बलता साबित कर दी थी, और उसका लाभ उठाता है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ाना पृथ्वीराज कहते थे, उनका औरस पुत्र बनवीर, दासी पुत्र बनवीर। और उसे ये ज्ञात हो गया कि विक्रमादित्य में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ सके, तो बनवीर इस मौके का फायदा उठाकर विक्रमादित्य से चित्तौड़ की गद्दी छीन लेता है। इसके बाद में आगे की जो स्थिति है आप लोगों ने पढ़ाई है, उदय सिंह की रक्षार्थ जो पन्ना दाय है अपने पुत्र का बलिदान करती है, और उदय सिंह को चित्तौड़ से निकालकर कुंभलगढ़ आशा देवपुरा के पास में पहुंचाती है, और वे वहीं पर पलते हैं। और उसके बाद पुनः वो चित्तौड़ पर किस प्रकार, जब वो उदय सिंह के बारे में हम देखेंगे, लेकिन यहां मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हुमायूं के राजपूतों के साथ में संबंध कोई ज्यादा गहराई से नहीं है, लेकिन रीड के दृष्टिकोण से यह प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि कौन सी मेवाड़ की जो शासिका थी, रानी थी, वो किसकी पत्नी थी, ये भी पूछा जा सकता है, उनका नाम पूछा जा सकता है जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता के लिए, या ये पूछा जा सकता है कि राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य जब गद्दी पर थे तब गुजरात के किस शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो बहादुर शाह, यानी दूसरे शाखे के समय केसरिया किसने किया, तो बाघ सिंह। उसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि बाघ सिंह किस रियासत से बिलोंग करते थे, या बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़ में किस स्थान पर बनी हुई। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो यहां मैंने आपको बताया था कि अगर हुमायूं समय पर मदद के लिए पहुंच जाते तो शायद मेवाड़ और मुगल संबंध बहुत अच्छे हो सकते थे। ये एक बहुत अच्छा अवसर था मुगलों के पास, हुमायूं के पास में, जिसे वो भुनाने में चूक गया, और आगे चल करके यही मेवाड़ रियासत मुगलों के लिए सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में सामने खड़ी हुई। देखिए साहब, हुमायूं के बारे में इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुमायूं से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे अगले मुगल बादशाह, और जिस पर पूरे भारत और विशेषकर राजस्थान के राजपूत संबंध निर्धारित करते हैं या निर्भर करते हैं, और वे अगले जो मुगल बादशाह हैं अकबर। देखिएगा आप, अकबर वर्सेस राजपूत को हम डायरेक्टली, जैसे कि हमने बाबर और हुमायूं को पढ़ा, सिर्फ एक एक रियासत और एक एक शासक से ही उनका संबंध रहा, तो उनको हमने शॉर्टली निपटा दिया, पढ़ लिया। लेकिन अब हम अलग अलग रियासतों के साथ में अकबर के संबंधों को पढ़ेंगे। तो अकबर वर्सेस राजपूत में सबसे पहली जो रियासत हम पढ़ेंगे वो है आमेर रियासत, राजपूत। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं आमेर। सबसे पहले आमेर रियासत का अध्ययन करेंगे हम, अकबर के उनके साथ किस प्रकार के संबंध रहे। हमने संबंधों की बात की तो 3 प्रकार के बिंदुओं को ध्यान में लिया था। सबसे पहला वैवाहिक संबंध, दूसरा था उच्च प्रशासनिक पदों का संबंध, और तीसरा था युद्ध का संबंध। तो यहां पर 2 प्रकार के संबंध अकबर द्वारा आमेर के साथ स्थापित किए। पहला था वैवाहिक संबंधों के बारे में, और दूसरा है साहब आपका उच्च प्रशासनिक पदों वाला संबंध। दोनों प्रकार के संबंध यहां पर स्थापित हुए हैं। तो पहले हम देखेंगे विवाह संबंध। अकबर के समय में आमेर के साथ में जो विवाह संबंध रहे, विवाह संबंध। देखिए साहब, अकबर के समकालीन जो आमेर के शासक हैं उनका नाम था भारमल, और भारमल जो है वो कछवाहा वंश के शासक हैं, कछवाहा वंश, भारमल। और देखिएगा भारमल के संबंध में एक चीज और महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है और कई बार पूछा गया है कि राजस्थान या राजपूताने का वह कौन सा शासक था या किस रियासत से संबंधित शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो वहां नाम आता है भारमल का। यानी भारमल ने अपनी पुत्री, जिसका नाम है हरकाबाई, हरकाबाई, हरकाबाई कह दीजिए आप, इन्हें ही हम
जोधबाई कह सकते हैं, ये एक उपाधि थी जोधबाई, नॉट जोधाबाई, उसे भी मैं क्लियर करूंगा आगे, जोधबाई। और उन्हीं को आगे चल करके अकबर द्वारा कुछ अन्य उपाधियां दी जाती हैं। अकबर उन्हें मरियम की उपाधि देता है, मरियम। और अकबर के जो गुरु हैं, जिनको हम गुरु मान सकते हैं, जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती, उनके द्वारा इन्हें उज्जुमानी की उपाधि प्रदान की गई। और जब उनका पुत्र जहांगीर यानी जो पुत्र है वो इन दोनों को मिला करके एक नई उपाधि या नया नाम प्रदान करता है हरकाबाई को, मरियम उज्जुमानी। देखिएगा, मैंने आपको सुबह की क्लास में ही क्लियर कर दिया था, हमारा उद्देश्य किसी प्रकार की थ्योरी को पूरा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रीट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनको पकड़ना। देखिए साहब, हरकाबाई किसकी पुत्री है? भारमल की पुत्री। और भारमल किस वंश के शासक है? कछवाह राजवंश, और आमेर से इनका संबंध है। हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में किया जाता है, अकबर के साथ में हरकाबाई का विवाह होता है। और यह विवाह कब होता है? तो 6 फरवरी 1562। कहाँ होता है? तो सांबर झील के तट पर। और यहीं 1562 में भारमल द्वारा मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है, यानी राजपूताने का पहला शासक जिसने मुगल अधीनता को स्वीकार किया तो वो है भारमल। अब देखिएगा साहब, कुछ और चीजें निकल करके आती हैं। हरकाबाई इनका नाम, मूल नाम, जोधबाई एक उपाधि है, मरियम अकबर द्वारा दी गई उपाधि, अकबर ने प्रदान की। उज्जुमानी किसने दिया? तो उज्जुमानी सलीम चिश्ती। और जो मरियम उज्जुमानी को सामूहिक रूप से है तो वो आप यहां कर सकते हैं जहांगीर, जो इनका पुत्र है उसके द्वारा, यानी इन दोनों के पुत्र जहांगीर, अकबर और हरकाबाई के पुत्र का नाम है जहांगीर। तो देखिएगा, यहां से कुछ बातें निकल करके आती है। पहला मुगल राजपूत विवाह अकबर और हरकाबाई का कब हुआ? 6 फरवरी 1562। कहां हुआ? सांबर। और यही 1562 में भारमल के द्वारा मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है। यहां सिर्फ मैं अभी विवाह संबंधों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आगे जो हम देखेंगे उच्च मनसबदार वाली बात को, उसको भी हम अलग से पॉइंट से देखेंगे। दूसरी बात करेंगे हम विवाह की आमेर के साथ में, तो दूसरा विवाह संबंध हुआ जहांगीर के समय में, यानी जहांगीर का विवाह हुआ किसके साथ? ये जो भारमल है इनके पुत्र का नाम है भगवंत दास या भगवान दास। ये किसके पुत्र है? ये भारमल के पुत्र हैं, भारमल के पुत्र भगवंत दास। और भगवंत दास के एक पुत्र है मान सिंह, और एक जो इनकी पुत्री है उनका नाम है मानबाई। भगवंत दास अपनी पुत्री मानबाई का विवाह करवा देते हैं जहांगीर के साथ में। ये विवाह हो जाता है इनका, मानबाई का, जहांगीर के साथ। और इनसे जो पुत्र प्राप्त होता है, जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम होता है साहब खुसरो। अब जहांगीर की ही बात चल रही है तो एक अन्य विवाह की और बात मैं कर लूंगा, या फिर उसको ऐसा करेंगे कि हम जब मारवाड़ रियासत पढ़ेंगे तब उसको क्लियरली करेंगे, अभी सिर्फ आमेर की बात कर रहे हैं। तो 2 विवाह संबंध यहां पर देखने को मिलते हैं आमेर रियासत के साथ। पहला विवाह संबंध भारमल की पुत्री हरकाबाई से अकबर का विवाह, और दूसरा विवाह संबंध जहांगीर के साथ में भगवान दास की पुत्री मानबाई का विवाह। और इन दोनों के विवाह से जो उत्पन्न संतान है उसका नाम है खुसरो। ये 2 विवाह संबंध आमेर के साथ में रहे। अब आगे जो हम बात करेंगे आमेर के साथ में उच्च प्रशासनिक पदों के संबंध, या अपन देख लेते हैं इसी के साथ में, यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। तो इसी में अपन देख लेते हैं कि उच्च पदों के संबंध किस प्रकार के रहे। तो ये विवाह संबंध मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। भारमल जो मुगल अधीनता को स्वीकार करने वाले पहले राजपूत, इन्हें अकबर द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है साहब, राजा की उपाधि प्रदान की गई। और उसी के साथ में हम यहां पर अगली बात करेंगे भगवान दास की या भगवंत दास की। भगवंत दास, इन्हें अकबर द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई। उसके अलावा एक ध्वज और नगाड़ा ये भी प्रदान किया गया। और राजा के साथ में अमीर उल उमरा की उपाधि, यहां भी वही उपाधि रहेगी, अमीर उल उमरा। ये 2 उपाधियां अकबर द्वारा प्रदान की गई राजा भारमल और भगवान दास को। भगवान दास के पुत्र जो है मान सिंह, यहां उपाधियां भी क्लियर कर देता हूं मैं, मान सिंह,
मान सिंह को राजा की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई। उसके अलावा एक प्रसिद्ध उपाधि जो दी गई, सिर्फ मान सिंह को मिली है वो उपाधि, और वो उपाधि है फरजंद की उपाधि। फरजंद, फरजंद का मतलब होता है पुत्र के समान। यहाँ मनसब की बात करें तो भारमल का मनसब 5000 ही था, भगवान दास का भी मनसब 5000 ही था, जबकि मान सिंह का जो मनसब है वो 7000 ही मनसब था। यानी कि भारत में अकबर द्वारा प्रदान किया गया सबसे बड़ा मनसब यानी सबसे ज्यादा मनसब केवल मान सिंह को प्राप्त था, और उसके अलावा फरजंद की उपाधि यानी अपने पुत्र के समान उनको माना था। अकबर ने मान सिंह को अपने पुत्र के समान माना, और 7000 ही मनसब प्राप्त करने वाला एकमात्र शासक या राजपूत राजा। उसके अलावा 7000 का मनसब मुगल दरबार में केवल एक व्यक्ति को और प्राप्त था, और जिनका नाम है अजीम कोका, जो एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, उन्हें ये 7000 ही मनसब प्राप्त था। तो यहाँ हमने वैवाहिक संबंधों को देखा आमेर के साथ में, और साथ ही हमने देखा उच्च प्रशासनिक पदों का। ये भगवान दास जो है, इनको अकबर ने अपने नवरत्नों में भी शामिल किया था। तो भगवान दास से रिलेटेड कितनी बातें निकल करके आती है? भगवान दास अकबर के नवरत्नों में शामिल, 5000 ही मनसब प्राप्त है, राजा की उपाधि दी है, इसके अलावा एक ध्वज और नगाड़ा भी अकबर द्वारा प्रदान किया गया, और अमील उल उमरा जो इनके पिता के समान, इन्हें भी उपाधि अकबर द्वारा प्राप्त थी। मान सिंह राजपूतों में सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाला शासक, राजा की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई, और फरजंद की उपाधि। और ये कह सकते हैं कि ये जो मान सिंह है, ये अकबर का भारत में, संपूर्ण भारत में सबसे विश्वास पात्र राजपूत शासक था। यानी कि कह सकते हैं सबसे विश्वास पात्र। सेकंड जो विश्वास पात्र राजपूत शासक रहा बीकानेर से राय सिंह है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे विश्वास पात्र अगर राजा की बात करें, शासक की बात करें, राजपूत की बात करें, तो वो है मान सिंह। तो यहाँ हमने देखा आमेर के साथ में मुगलों के संबंध, वैवाहिक संबंध दो प्रकार के देख लिए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन। अकबर का विवाह किसके साथ हुआ? हरकाबाई के साथ। हरकाबाई के साथ विवाह कब हुआ? 6 फरवरी 1562 को। यानी कि ये प्रश्न एक और निकल करके आता है कि काफी सारे राजपूत शासकों ने, जिसके अंदर अपन बात कर सकते हैं, मारवाड़ की बात कर सकते हैं, बीकानेर की बात कर सकते हैं, जैसलमेर की बात कर सकते हैं, उन सब ने मुगल अधीनता को स्वीकार किया था 1570 के अंदर, जब नागौर दरबार लगाया गया था। लेकिन नागौर दरबार से पूर्व अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से मुगल अधीनता को स्वीकार किया है तो वो है भारमल। स्वेच्छा से इसने, ऐसा कुछ आंतरिक डिस्प्यूट चल रहा था आमेर के अंदर, और उसका समाधान जब भारमल को नहीं मिल रहा था तो उसने शरण ली सीधी मुगल दरबार की, यानी मुगल बादशाह अकबर की। तो हरकाबाई के साथ में अकबर का विवाह होता है। इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होती है, उपाधियों की बात मैं कर चुका हूं, चाहे वो मरियम है, उजमानी है, मरियम उजमानी है या जोधबाई है, इनकी मैं बात कर चुका हूं। यहाँ बात करेंगे अकबर की और हरकाबाई के विवाह के बाद जो संतान उत्पन्न हुई, जहांगीर। और जहांगीर जो है उसका विवाह ये भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ। मानबाई, इन दोनों के विवाह से जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम है खुसरो। हालांकि आगे की चल करके इस खुसरो की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि, और वैसे एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो खुसरो है ये जहांगीर से अधिक अकबर का प्रिय था, क्योंकि अकबर इसमें अपनी छवि को देखता था। लेकिन किसी पुत्र मोह के कारण या किसी अन्य कारणवश जहांगीर इसे अपना आगे चल करके उत्तराधिकारी न बनाकर वो खुर्रम को बनाता है। खुर्रम कहां से आता है वो अपन देखेंगे मारवाड़ वाले टॉपिक में। तो यहाँ दो विवाह संबंधों की बात हो गई, जहांगीर और अकबर का विवाह, दोनों का विवाह आमेर रियासत के साथ में। अब आमेर के साथ में हमने उच्च मनसबदार या उच्च प्रशासनिक पदों को भी देख लिया। अब अगले टॉपिक में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अकबर का संबंध रहा मेवाड़ के साथ में, और मेवाड़ के साथ में जो उनका संबंध रहा है वो विश्व विख्यात है कि युद्ध संबंध ही रहा है। और इस कारण से युद्ध संबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे, अकबर के राजपूतों के यानी मेवाड़ के साथ संबंधों को। ओके सर, थैंक यू।